बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, इसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी पास्चुलेट्स हैं और फिर इसका हाफ पोर्शन जो है जिसके अंदर इसकी डेरिवेशन है वो रह जाएगी, वो अगले लेक्चर में होगी। तो यूँ समझ लें कि आज हमने इसकी पास्चुलेट्स पढ़नी हैं, पास्चुलेट्स। ठीक है, पास्चुलेट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में स्टडी हुए, जो डिस्कस हुए वो पॉइंट्स। उसके बाद जो डेरिवेशन है वो अगले लेक्चर में होगी। सबसे पहले आपने ये बात MCQs के लिए याद रखनी है कि ये थ्योरी सबसे पहले बर्नौली ने पेश की। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्नौली, कि इस थ्योरी को बर्नौली ने पेश किया, बर्नौली ने ये थ्योरी दी। उसके बाद इस थ्योरी को, जैसे आपको पता है कि एक साइंटिस्ट अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी भी वो एफ़र्ट्स करता है वो 100% हर चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अमूमन ये होता है, कुछ कामयाब भी हो जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, नाकाम होते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च की होती है, स्टडी की होती है, फिर एक और साइंटिस्ट आता है उनके मरने के बाद, फिर वो उसको लेकर आगे चलता है, फिर उसको लेकर एंड सो ऑन, ये काम चलता रहता है। अगर आप कोई भी थ्योरी निकाल कर देख लें, बोहर की जो है सक्सेसफुल स्टोरी देख लें, तो पीछे जो बोहर के पीछे रदरफोर्ड है उसके पीछे कई लोग हैं जिन्होंने एफ़र्ट्स की हुई हैं और वो नाकाम रहे हैं। उनका नाम नहीं है और कामयाब इंसान का नाम है, लेकिन आम तौर पे होता ही यही है। बर्नौली ने ये थ्योरी पेश की, उसके बाद इसको आगे लेकर चला, इसको एक्सटेंड किया, वो था क्लॉसियस। क्लॉसियस वाज द सेकंड साइंटिस्ट हेयर हु एक्सटेंडेड दिस थ्योरी। उसने आगे इसको पेश किया, आगे बढ़ाया। क्लियर होगी यहाँ तक बात? मतलब पहला साइंटिस्ट कौन है? बर्नौली। बर्नौली ने ये थ्योरी पेश की है। बर्नौली के बाद क्लॉसियस आया है। क्लॉसियस ने इस थ्योरी को आगे लेकर चला है, उसने आगे लेकर गया है और उसने एक और काम किया। उसने उस थ्योरी की मदद से काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव की। मतलब जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जो आगे उसकी डेरिवेशन पढ़नी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसने काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव किया। दो काम किए, थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसी थ्योरी में से काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव किया। अब आगे है मैक्सवेल। मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट है। इसने ही गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। अब लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ क्या है? वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो हैं ग्रुपों की शक्ल में हैं, मॉलिक्यूल ग्रुप्स की शक्ल में हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं? मसलन हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं कि ये स्टूडेंट जो हैं 400 से लेकर 450 वाले नंबर यहाँ पर आ जाएं, 450 से 450 तक यहाँ ग्रुप आ जाए, 300 से 400 तक ये ग्रुप आ जाए। तो ये क्या है? बेसिकली एक रेंज बना रहे हैं। हम किसी को एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रहे कि ये तुम्हारे ये नंबर है। उसके नंबर तो होंगे डेफिनेटली, लेकिन 400 से 450 ये एक रेंज बन गई ना। उतनी रेंज में इधर आ गए, दूसरी रेंज में ये। तो ये इस तरह वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो हम नहीं दे रहे, बल्कि मॉलिक्यूल को हम ग्रुपों की शक्ल में कंसीडर कर रहे हैं। कैसे कंसीडर कर रहे हैं? ग्रुप्स की शक्ल में कंसीडर कर रहे हैं और फिर ग्रुप्स की शक्ल में हम उनकी रेंज बना रहे हैं कि इस रेंज में ये मॉलिक्यूल होंगे, इनकी इतनी वेलोसिटी होगी। समझ आ गई बात की? मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। मॉलिक्यूल ग्रुप्स की शक्ल में हैं एंड दे हैव डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस, और उनकी वेलोसिटी रेंज में है। उनकी वेलोसिटी एक ख़ास रेंज में है। जो भी हम उनको रेंज दे देंगे, ग्रुपों की शक्ल में बनाकर हम उनकी वेलोसिटी को रेंज दे देते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ आ गई? अब आखिरी इसी साइंटिस्ट से अगला साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि अगर मॉलिक्यूल ख़ास रेंज में वेलोसिटी रखते हैं तो फिर उनकी एनर्जी की भी ख़ास रेंज होगी, और उसने उसको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ का नाम दिया। उन्होंने कहा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में मॉलिक्यूल ग्रुपों की शक्ल में होते हैं एंड दे हैव डेफिनेट बोलो वेलोसिटी रेंजेस। इसने कहा कि ही गेव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। उसने कहा कि अगर मॉलिक्यूल ग्रुपों की शक्ल में होते हैं और उनकी वेलोसिटी रेंज होती है तो फिर उनकी एनर्जी की भी
इसी तरह रेंज होगी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई है? चलें जी, ये था पहले इसका जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन जो हमने स्टडी किया है। आगे हमने पढ़नी है पास्चुलेट्स। पास्चुलेट्स जो हैं वो क्या हैं? पहली पास्चुलेट ये है कि हर गैस, एवरी गैस, हर गैस के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ब्रीक ब्रीक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी तादाद में। कह रहा है जिस गैस को भी आप देख लें, इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे आप कहते हैं कॉलेज में बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसे ही होगा ना। वो इसी तरह कह रहा है हर गैस के अंदर, एवरी गैस हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको हम, अब वो मॉलिक्यूल जो हैं आपको लास्ट टाइम बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि ये मॉलिक्यूल एक एटम पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, 2 एटम पर भी हो सकते हैं और कई एटम पर भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मसलन अगर आप बात करो हीलियम की, हीलियम नियॉन एक एटम पर मुश्तमिल है। अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करो तो 2 एटम, CO2 CH4, तो ये क्या है? 2 से ज़्यादा। समझ आ गई मेरी बात की? अब आप यहाँ से एक बात समझ लोगे कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं दे कैन बी मोनोटॉमिक, दे कैन बी, मतलब एक एटम पर मुश्तमिल हो सकते हैं मोनोटॉमिक, 2 एटम पर डाईएटॉमिक, या फिर पॉलीएटॉमिक, या फिर पॉलीएटॉमिक मीन मैनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स, मोर देन 2। वैसे ट्राईएटॉमिक भी कह लेते हैं, उसके बाद पॉली करते हैं, लेकिन ट्राई को भी हम पॉली कह सकते हैं। एनी हाउ, आप यहाँ से ये बात कंसीडर कर रहे हैं कि हर गैस के अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, कैन बी मोनोटॉमिक लाइक हीलियम नियॉन, डाईएटॉमिक लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड पॉलीएटॉमिक लाइक। क्लियर? ये पहली इसमें एग्जांपल आपकी आ गई। अब अगली बात आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के शुरू में पढ़ी है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं, और इस बेतरतीब हरकत के दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं। और वो कह रहा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कह रही है कि टकराकर अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं। मसलन एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, वो टकराकर इधर आगे नहीं जा सकता डेफिनेटली, या इधर मुड़ जाएगा, या इधर मुड़ जाएगा, या बैक चला जाएगा। ये तो कोलिजन पर डिपेंड करता है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली। मॉलिक्यूल ऑफ गैस इस रैंडम मोशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन, ड्यूरिंग दिस दे कोलाइड, इस रैंडम मोशन के दौरान वो टकराते हैं एंड चेंज देयर डायरेक्शंस, और अपनी डायरेक्शंस, अपनी समतें जो हैं वो चेंज कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब अगली बात भी आप लोगों ने तीसरी पोस्टुलेट भी पढ़ी हुई है कि आपको पता है जब वो कोलाइड करेंगे तो वो फोर्स लगाएंगे, एंड यूनिट एरिया पर फोर्स लगने वाली प्रेशर कहलाती है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस जो है इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। 3 बातें हमने पढ़ ली। हर गैस, एवरी गैस consists of large number of smallest particles. These particles are called molecule, can be monatomic, diatomic, polyatomic. आगे मैंने बताया molecule move during this random motion, then they change their pressure exerted by the gas is due to the collision of the gas molecules. शाबाश। चौथा पॉइंट याद रख ले, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि उनके दरमियान बहुत सारी खाली जगह होती हैं। क्या कहा मैंने? मॉलिक्यूल ऑफ गैस बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और उनके दरमियान काफ़ी सारी खाली जगह होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस।
यहां मैंने सारी बातें नहीं लिखी ड्यू टू लो स्पेस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आप लोगों ने लिखनी है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फार फ्रॉम ईच अदर। ये FAR है, FAR, फार अपार्ट, या फार अपार्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। एंड देयर आर लार्ज सफिशिएंट स्पेसेस प्रेजेंट अमंग देम। एंड देयर आर, बहुत बड़ी खाली जगह, सफिशिएंट स्पेसेस प्रेजेंट अमंग देम। ये इससे आगे आप लिख सकते हैं, देयर आर लार्ज सफिशिएंट स्पेसेस प्रेजेंट अमंग देम। क्लियर होगी बात? इसी से मिलती जुलती बात आगे है। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनमें फोर्सेस पहले पढ़ा था वीक होंगी, पढ़ा था वीक होंगी। सारी बात है, जितने करीब आते जाएंगे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। कूलम लॉ भी यही कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कूलम लॉ पढ़ा है ना मैट्रिक में, कि जितना मॉलिक्यूल करीब आएगा फोर्स बढ़ेगी और जितना दूर जाएगा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को आपने ज़हन में रखना है। वो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है, वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल इतने दूर होते हैं कि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? पहले आपने क्या पढ़ा है? वीक होती हैं। पहले आपने पढ़ा वीक होती हैं, लेकिन वीक होती हैं। यहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये मॉडल है, वो बता रहा है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है कि मॉलिक्यूल के दरमियान कोई सिरे से फोर्स होती ही नहीं है। देयर आर नो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। क्लियर होगी बात? छठा पॉइंट, ये 5 पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाने चाहिए। 6th पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट जो है वो ज़रा समझ लें, उसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने जगह भी छोड़ी है। देखो यहाँ पर गैस है, ये मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसी गैस का आपने कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। वो यहाँ बताना चाह रहा है कि जब वॉल्यूम कम हुआ तो यूँ समझ लें इतनी सी जगह पे मॉलिक्यूल इकट्ठे किए तो वो आ गए। जब आपने उनको इकट्ठा नहीं किया था वो दूर दूर थे, उनके दरम्यान काफ़ी सारी स्पेसेस थी। वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर किसी जगह पर भी आप बात करते हो तो आप कहते हो वी गैस इज इक्वल टू वी कंटेनर। मतलब क्या है? जो बर्तन का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। जो बर्तन का वॉल्यूम है वही, अगर बर्तन का वॉल्यूम जो है वही गैस का वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी बात सही है, यहाँ पर भी सही है। लेकिन यहाँ पर वही मॉलिक्यूल दूर दूर थे, यहाँ पर क्या आ गए? करीब करीब आ गए। वो बताना ही ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम वो तो इतना सा है, लेकिन गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। यूँ समझ लें, आपको मैं यहाँ पर बात लिख सकता हूँ कि वी गैस इज़ वेरी वेरी लार्ज देन वी मॉलिक्यूल्स। अगर आप गौर करें इसी को तो ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। मॉलिक्यूल इतनी सी जगह पे आ गए, या हो सकता है इससे भी कम किए जा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं। ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है और ये क्या है? ये गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूल के सामने बहुत ज़्यादा है। गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के सामने बोलो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो 20-30 स्टूडेंट्स हैं, इनको हम लाकर ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं। पहले इनको ग्राउंड में फैला देते हैं, पूरे ग्राउंड में। फिर हम सोचते हैं कि ग्राउंड का वॉल्यूम स्टूडेंट्स के वॉल्यूम के बराबर है, नहीं है, बल्कि ग्राउंड का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, स्टूडेंट का बहुत कम है। इसका मतलब इतना कम है कि हम स्टूडेंट को ना भी कंसीडर करें तो हमारी वो वैल्यू ओके रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एक और मिसाल सुन लें। एक स्टूडेंट के पास 1 लाख रुपए है,
दूसरे स्टूडेंट के पास 50 रुपये हैं, वो कह रहा है 50 वाला कह रहा है कि तुम मेरे साथ शेयर करके बिजनेस कर लो। वो करेगा शेयर? क्यों नहीं करेगा? अमाउंट बहुत थोड़ी है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। हाँ, अगर उसके पास 60,000 होता, उसके पास 1 लाख होता, तो यकीनन वो कुछ सोचता। क्लियर होगी बात? इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब आप ये बात समझ लें कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्या बोला मैंने? इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के सामने गैस का वॉल्यूम जो है, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज सो स्मॉल इट कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। अगली बात यह है, वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो गैस के हैं वो कोलाइजन की वजह से मूव कर रहे हैं। कोई इधर कोलाइड कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, ऊपर भी वो जा रहे हैं और ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, या ग्रेविटी का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, ग्रेविटी से उनकी मोशन को चेंज नहीं आती। इसलिए मैंने यहाँ पर 100% नो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने लिखा है कि देयर इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ ऑन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यानी ना होने के बराबर होता है। तो यूं समझ लें, लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा भी है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, तो नो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि लिखा है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब आगे अगला पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा अहम है, ये याद रखिएगा कि मोशन ग्रेविटी से चेंज नहीं होती। मसलन मॉलिक्यूल ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, तो चेंज नहीं होगी। आखिरी जो पॉइंट है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी बोलिए, समझ आ गई है?